हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जो कि सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं और जिनका प्रयोग जो है अधिकतर व्याकरण में होता है। और सिर्फ व्याकरण में ही नहीं होता, ये शब्द हमारे बोलचाल की भाषा में रेगुलर में हज़ारों बार हम यूज़ करते हैं। सुनने में हमें ये शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन बेटा इनका जो अर्थ होता है बिल्कुल अलग होता है। सुनने में इस तरह से लगेंगे कि एक ही शब्द को हम इस तरीके से बार बार बोले जा रहे हैं, लेकिन जब हम इनके अर्थ देखते हैं तो इनके अर्थ टोटली बिल्कुल अलग होते हैं, उनमें बिल्कुल भी समानता नहीं होती। इसीलिए इनको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब सुनना, सम यानी एक जैसे, लेकिन भिन्नार्थक, भिन्नार्थक मतलब बिल्कुल अर्थ वाले। तो इस तरह से सुनने में एक जैसे लेकिन बिल्कुल भिन्न अर्थ वाले शब्द जो हैं ये हमारी व्याकरण का एक हिस्सा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जिसको कि हम अपनी रेगुलर भाषा में, हम अपने बोलचाल की भाषा में हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। लेकिन इतनी छोटी छोटी गलतियां हैं कि लोग इनको कभी मतलब कि नज़रअंदाज कर जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो हमें इस अंतर को हमें पता होना चाहिए और हमें इसको महसूस करके अपनी इन गलतियों को हमेशा हमें सुधार लेना चाहिए। ठीक है, तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा सकूं, और आई होप आप सब अच्छे से इसको सुनेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगें परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर हो तथा अर्थ की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हो, वही श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्तनी का अर्थ होता है बेटा लेखनी। ठीक है, लिखने में, वर्तने में जो कि बिल्कुल अलग हो, उसमें छोटा सा अंतर होता है, लेकिन अंतर होता है लिखने में भी और बोलने में भी, मतलब उसके अर्थ में। ठीक है, तो ये तो इसकी होगी परिभाषा कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु जिसकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर हो तथा अर्थ की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, या इनको जो है हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। पहला शब्द है अन, और इसी का जो दूसरा शब्द बनेगा वो होगा अन्य। ठीक है, अन अन्य, जबकि अन का क्या मीनिंग होता है अनाज, और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। लेकिन बोलने में जल्दबाजी में लोग ये गलती हमेशा कर जाते हैं, अन अन्य। देखा, अन अन्य, तो बहुत गौर से देखोगे तब आपको इस चीज़ का पता चलेगा। अब देखो अवधि, अब ये जो अवधि और अवधि, अब जो पहला जो है अवधि, ये है समय। अवधि का अर्थ हो गया समय, लेकिन अवधि इसका अर्थ होता है ये अवध की भाषा होती है। ठीक, जैसे राजस्थान की राजस्थानी हो गई, इंग्लिश में इंग्लिश हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई, ऐसे अवध की भाषा है अवधि भाषा। लेकिन एक छोटी सी ई की मात्रा के डिफरेंस से ये कितना बड़ा अंतर आ गया आपको पता भी नहीं चला। लेकिन अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो पहले अवधि का अर्थ है समय और दूसरी अवधि का अवधि भाषा। अब देखो अनल अनिल, सुनने में अगर गौर से नहीं सुनोगे तो पता भी नहीं चलेगा अनल अनिल। तो पहला जो अनल है उसका मीनिंग होता है आग, और दूसरा जो अनिल है उसका अर्थ होता है वायु। आग और वायु तो वैसे एक दूसरे की दुश्मन, बिल्कुल अपोजिट। लेकिन लिखने में जब आता है अनल अनिल तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला देखते हैं बेटा अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्त, और दूसरा है अंत्य। अंत्य मतलब नीच या फिर अंतिम। ठीक है, लास्ट नंबर। और इसका मतलब होता है, देखो बेटा, अंत यानी कि एंड, समाप्त हो गया। दूसरे अंत्य का मतलब होता है अंतिम नंबर, लास्ट नंबर। ठीक है, नीच। अब अगला देखते हैं कुल। कुल कहते हैं वंश, या फिर जैसे हम बोल देते हैं टोटल कितना हुआ, कुल कितना हुआ, टोटल इतना हो गया, टोटल 100 रुपीज़ हो गए, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कुल। ठीक, और दूसरा होता है कूल। कूल, तो वहाँ पे इस कूल का मीनिंग होता है किनारा। समझ गए, सिर्फ एक छोटे से ऊ की मात्रा में पूरा अर्थ बदल गया है। तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगला है क्रांति। इस क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन लाना।
अब आपको 1857 की क्रांति याद होगी, ठीक, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने जो भी संग्राम चलाए, जो भी परिवर्तन किए, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी देख रहे हैं, तो वो क्रांति है, ठीक। अगला है कांति। कांति का मीनिंग होता है चमक, चेहरे पे ग्लो आना, किसी भी चीज़ में, कपड़े में, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांति। अगला देख लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अचल। अचल कहते हैं बेटा पहाड़ को, और अचला कहते हैं पृथ्वी को। सिर्फ आग की मात्रा का फ़र्क है, अचल अचला, अचल अचला, लेकिन अचल पहाड़, अचला पृथ्वी, ठीक। अगला अपमान। अपमान तो आप सभी जानते हैं, अपमान मतलब इंसल्ट करना, निरादर करना, उसी का है उपमान। उपमान का क्या मतलब होता है, ये तो हमारी हिंदी ग्रामर का इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जिस वस्तु से उपमा की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। तो ठीक, अपमान और उपमान में कितना फ़र्क आ गया, अर्थ की दृष्टि से बहुत बड़ा फ़र्क है। अब देखो, निधन। निधन कहते हैं बेटा मृत्यु, और निर्धन कहते हैं गरीब, ठीक। निधन मतलब मृत्यु, निर्धन मतलब गरीब। अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है बेटा चाह, या फिर किसी की तुलना करना। राम की अपेक्षा श्याम ज़्यादा तंदुरुस्त है, राम की अपेक्षा श्याम अधिक, क्या कहते हैं सॉरी, राम की अपेक्षा श्याम ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा चुस्त है, ठीक है। अगला है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है बेटा निरादर, उदासीनता। मैं श्याम के घर गया लेकिन उसने मेरी उपेक्षा की, मेरा निरादर किया, ठीक। इस तरह के वर्ड्स हम एक्चुअली रूटीन में हम सुनते रहते हैं। अगला देख लेते हैं अभय। अभय का मतलब होता है निडर होना, बिना भय के होना। उभय। उभय का मतलब होता है दो, राम और श्याम दोनों, दूध और चीनी दोनों। जहाँ दो चीज़ों का, दो व्यक्तियों की बात आ जाती है, वहाँ पे उभय शब्द का मीनिंग होता है, यूज़ होता है। दिन। दिन का मतलब होता है दिवस। समझ गए, आज कौन सा दिवस है, आज कौन सा दिन है, आज शुक्रवार है, ठीक। लेकिन दीन, दीन एक ई की मात्रा चेंज हुई है, दीन मतलब दरिद्र, गरीब। तो दिन और दीन में ये अंतर हो गया। अगला देख लेते हैं धेनु। धेनु का अर्थ होता है गौ यानी गाय, और धनु। धनु का अर्थ होता है धनुष। दोनों का अर्थ कितना डिफरेंट है ना, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलता। कंकाल। कंकाल किसको कहते हैं, हड्डियों का ढांचा, जो कि आप अपनी लैब में भी देखते होंगे। कंगाल। कंकाल और कंगाल, ठीक है, कंगाल कंकाल, कंकाल कंगाल, कितना सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन कंगाल का अर्थ होता है दरिद्र होना, गरीब होना। अनी। 15th वर्ड जो है उसका है अनी। अनी को हम कहते हैं शत्रु। और दूसरा अनी, इसका मतलब होता है नोक। नोक मतलब चाहे वो सुई की नोक हो या तलवार की नोक हो। अम्ब। अम्ब कहते हैं माता को, और अम्बु, अम्बु कहते हैं समुद्र को। अम्ब, अम्बु, कितना इजी है ना, मतलब कितना सिमिलैरिटी है बोलने में, इजी नहीं सिमिलैरिटी है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगला देख लेते हैं सुर। सुर कहते हैं देवता, भगवान जो देवता होते हैं स्वर्गलोक में, उनको हम कहते हैं सुर। अब अगला है शूर। शूर कहते हैं वीर व्यक्ति को, वीर पुरुष को, शूरवीर, इस तरह के वर्ड्स हम देखते हैं ना, सुर, शूर, सुर, शूर। तो लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है। अब देखते हैं मातृ। मातृ कहते हैं बेटा माता को, मातृ, माता। मात्र केवल, मात्र 15 रुपये, मात्र 100 रुपये, तो वहाँ पे क्या, सिर्फ केवल, इस केवल का अर्थ में मात्र, लेकिन मातृ मतलब माता, जिसको हम मम्मी, मॉमडन्स, अम्मी, कोई अम्मा, इस तरह से बोलते हैं, लेकिन क्या है, मातृ। अगला देख लेते हैं वसन। वसन कहते हैं बेटा कपड़े को। वसन हिंदी का अच्छा वर्ड है, याद रखना अपने डिक्शनरी में। वसन मतलब कपड़ा, और इसका देखो साथ में व्यसन, बिल्कुल अपोजिट। व्यसन हमें नहीं करना चाहिए, नशा हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शराब का हो, चाहे से कोई भी नशा हो, नहीं करना चाहिए। हर नशा बुरा होता है, कहीं ना कहीं वो नुकसान हमें देता ही देता है। सुत। सुत मतलब पुत्र। सूत मतलब सारथी। सुत, सूत, सुत, सूत, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं,
बिल्कुल एक जैसा वर्ड्स है लेकिन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अगला देख लेते हैं, शुचि। शुचि मतलब पवित्र। सूची, सूची मतलब तालिका, शुचि मतलब पवित्र। लेकिन सूची, सूची कहते हैं बेटा हम तालिका बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, हम अपने सामान की लिस्ट बनाते हैं, इतने रजिस्टर लाने हैं, इतने पेन लाने हैं, इतनी पेंसिल्स लानी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट्स कह ही देते हैं तुम्हें जो जो सामान मंगवाना है उसकी सूची तैयार कर लो, उसकी लिस्ट तैयार कर लो। तो तालिका, तालिका के वर्ड में हो गया इसका मीनिंग जो है। अगला देखते हैं बदन। बदन कहते हैं शरीर को, जो हमारे ह्यूमन बॉडी होती है उसे हम बदन कहते हैं। लेकिन वदन, बदन बदन, बदन वदन, वदन मतलब मुंह, सिर्फ मुंह, हमारा माउथ, ठीक। अगला वर्ड देख लेते हैं द्रव्य। द्रव्य, द्रव मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड, चाहे से वो लेमन वाटर हो, चाहे टी हो, सिंपल वाटर हो, वहाँ पे हम बोलेंगे द्रव। फिर हम जब द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य मतलब धन संपत्ति, कितने रुपए पैसे, कितना सोना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं द्रव्य, ठीक। कुट, कुट मतलब घर, किला, कोठी, महल, तो हम कुट बोलेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे कूट, कूट मतलब पर्वत, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट। अगला वर्ड देखते हैं बेटा योग। योग का मतलब होता है मिलना, मेल करना, ठीक है। इस चीज़ का योग हम बोलते नहीं हैं अपनी आम भाषाओं में, जिस काम के लिए जब योग बनेगा तभी ये काम होगा, जब भगवान जी ने इसका योग बनाया होगा तभी मेल होगा, जब शादी का योग, मकान बनाने का योग, इस तरह के जब योग, तो वहाँ पे हम ये इस तरह से हम इस योग शब्द को यूज़ करते हैं, ठीक। लेकिन अगला इसी के साथ है योग्य। योग्य का मतलब लायक। जैसे मैं अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में हूँ, तो वहाँ पे योग्य शब्द का यूज़ हुआ। और योग कब हुआ, पता नहीं इसका योग कब बनेगा, इस कार्य का योग कब बनेगा, तो योग योग्य बोलने में एक जैसे हैं, सिर्फ आधे देखा जाए तो ग और य का फ़र्क आया है, लेकिन दोनों का अर्थ एकदम डिफरेंट है। अगला देख लेते हैं कृपण। कृपण कहते हैं कंजूस को, ठीक। और अगला जो है वो है कृपाण। कृपण, कृपाण, कृपाण कहते हैं कटार। आपने देखा होगा जो सिंह होते हैं, मतलब जो सरदार जी होते हैं, वो उनके साथ में कटार उनकी लगी रहती है, तो उसको हम कृपाण कहते हैं, ठीक। अगला वर्ड देख लेते हैं प्रणय। प्रणय कहते हैं प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ठीक। परिणय, परिणय कहते हैं विवाह को। अब प्रणय और परिणय में बहुत फ़र्क होता है बेटा। कई बार क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं जहाँ पे परिणय सूत्र आना चाहिए, वहाँ पे बच्चे प्रणय सूत्र लिखाते हैं। परिणय सूत्र मतलब विवाह सूत्र, लेकिन वहाँ पे गलती से लिख दिया प्रणय, तो वो हो गया गलत। तो इसलिए हर शब्द को अर्थ के साथ लिखना और समझना होता है। कोश, अब देखो ये श षटकोण वाला श जहाँ आएगा उसका मीनिंग होगा खजाना। खजाना मतलब वही धनराशि, राजा के कोष में, राजा के खजाने में कोई चीज़ की कमी नहीं, इस तरह के वर्ड्स हम सुनते हैं कहानियों में। लेकिन या फिर जिस तरह से अभी हमने देखा था कोविड के टाइम में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कोष को खोल दिया और पूरा लोगों की सहायता की, चाहे वो अनाज दे के करी, चाहे दवाइयाँ दे के करी, या फिर बच्चों को दूध आदि का सारा इंतज़ाम प्रधानमंत्री जी ने करवाया। तो उन्होंने अपना कोष खोल दिया, मतलब अपना खजाना खोल दिया, ठीक। अब अगला कोष है श शलगम वाला। वहाँ श षटकोण यूज़ हुआ है, यहाँ पे श शलगम वाला श है। इस श का मतलब होता है शब्द भंडार। जैसे हम जो डिक्शनरी यूज़ करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिक्शनरी, तो वहाँ पे शब्दकोश, कोश मतलब शब्द भंडार, ठीक है। अब देख लेते हैं नीर। नीर कहते हैं हम पानी को। पानी के पर्यायवाची में एक पानी का जो पर्यायवाची होता है वो नीर भी होता है। अगला इसके डिफरेंट है नीड। नीर, नीड बोलने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नीड कहते हैं घोंसले को, जो पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। कृति, कृति कहते हैं रचना, जैसे तुलसीदास कृत
रामचरितमानस। तो कृत, कृति, इस तरह के वर्ड्स जहाँ जाते हैं वो रचना हो गई। प्रेमचंद कृत उपन्यास जो है, चाहे से निर्मला हो, ठीक है, इस तरह की जहाँ पे वर्ड्स आ जाते हैं वहाँ पे कृति शब्द आपको अक्सर सुनने में और पढ़ने में मिलता है। अब ये है कृति। अब देखो वहाँ पे ई की मात्रा दूसरी थी, यहाँ पे ई की मात्रा दूसरी आ गई। तो इस कृति का अर्थ होता है निपुण, परिश्रमी होना। कितना डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है। अब देखो अगला वर्ड देख लेते हैं, कर्ण। कर्ण को तो सभी जानते हैं, महाभारत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। कर्ण जो था कुंती के पुत्र का नाम है। अगला है कर्ण। देखो कर्ण, कर्ण बोलने में जब बड़े बुजुर्ग तो कर्ण को ही कर्ण कर्ण बोलते हैं। कि सीन आ रहा है महाभारत का, उसमें बोलते हैं कर्ण आ गया। अरे वो कर्ण नहीं है, वो कर्ण है। अब बोलो तो नहीं, हमसे तो ऐसे ही बोला जाएगा, लेकिन मीनिंग जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि कितना डिफरेंस है। उस कर्ण का मीनिंग हो गया कुंती का पुत्र, और ये जो कर्ण है ये एक कारक है, जैसे संप्रदान, अपंदा, अपादान, इस तरह से कर्ण कारक भी है। तो ये डिफरेंस हो गया, सिर्फ एक र की मात्रा बदलते ही कितना फ़र्क आ गया। लक्ष्य, लक्ष्य कहते हैं बेटा उद्देश्य को। हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है? आईपीएस ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनना या इंजीनियर बनना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। या फिर बहुत अच्छा इंसान बनना, एक योग्य व्यक्ति बनना जो एक लायक बन के और लोगों की सहायता कर सके। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अब अगला है लक्ष्य। इस लक्ष्य का मतलब होता है लाख। लाख आप समझते हैं, ये एक ऐसी मिट्टी होती है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ठीक, आपने महाभारत में देखा होगा, लाक्षागृह का आपने अच्छे से सुना होगा कि दुर्योधन ने जब कपट किया था तो उनके लिए, किनके लिए? पांडवों के लिए, क्योंकि पांडवों को अपना विरोधी, अपना शत्रु समझता था। तो उसने लाख का एक महल बनवा दिया था और उनको बोला था कि आप वहाँ जाके अपनी छुट्टियाँ मना के आओ। तो उन्होंने उनको जलाने के लिए उस लाख के महल को बना दिया था। तो उस लक्ष्य को हम लाख भी कहते हैं। लेकिन एक छोटी छोटी सी जो चेंजेस आते हैं, जो कि वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है, लिखने में उसके अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो कितना बड़ा अंतर होता है, ये हम उसको देख के पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनसे आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आता है वो होता है, इस तरह से होता है कि समरूपी भिन्नार्थक या फिर श्रुति समभिन्नार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं। उसमें एग्जामिनर समझना चाहता है कि आपने इसको क्या समझा और आपने इसको क्या बताया। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन या फिर इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु वर्तनी या लिखावट में सूक्ष्म अंतर हो तथा अर्थ की दृष्टि से इसमें सर्वथा भिन्न हो, उन्हें हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। साथ में आप उसका उदाहरण देंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था, अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा, क्रांति यानी परिवर्तन, कांति यानी चमक। ठीक है, तो ये दो मतलब कि आप उसके एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं। मैंने आपको इतने सारे वर्ड्स बताए हैं। देखो, जो भी अगर आप डेफिनेशन के साथ अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है किसी भी आंसर को आपको लिखने में। तो एग्जामिनर सोचता है चेक करते टाइम कि हाँ, इस बच्चे को पूरी नॉलेज है। तो बेटा ये छोटी छोटी अगर आप बातों को ध्यान रखेंगे तो आप अपने नंबर अच्छे से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर करो। कोष्टक मतलब ये जो ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं, इनमें से आप सही शब्द चुनेंगे और अपने रिक्त स्थान को यानी फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे, भरेंगे। पिछले वर्ष राधे श्याम जी का डैश हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया कि निर्धन हो गया? निर्धन तो गरीब होता है, निधन यानी मृत्यु, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? निर्धन। मुझे घूमने का बहुत शौक है कि शौक है, इसमें कौन सा सही होगा? देखो बेटा, जो पहला वाला शौक है वो शौक होता है शोक सभा वाला। हम शोक दिखा रहे हैं, है ना, किसी की मृत्यु पे या फिर किसी के घर में चोरी हो गई या कुछ भी किसी के साथ जो दुर्घटना घटित होती है तो हम उस पर अपना शोक प्रकट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा शौक है वो हम अपना शौक, अपनी हैबिट, अपनी खुशी दिखा रहे हैं।
कि मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, तो इसमें आप ये वाला शौक़ दिखाएंगे। ठीक, अब देखते हैं, देवी के मंदिर में जाकर डैश चढ़ाना है। प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद। जो पहला वाला प्रसाद है वो ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक, तो ये देखो, एक प्रसाद और प्रसाद आ की मात्रा का फ़र्क है, लेकिन मीनिंग्स का बहुत फ़र्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे अपनी बेटी के लिए डैश वर की तलाश है। योग, ये तो गलत हो जाएगा। इस योग का मीनिंग होता है दो चीज़ों का योग करना, जमा करना। तो इसका जो सही वर्ड होगा वो होगा योग्य, बाद में योग्य, लायक। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया योग्य। अगला देख लेते हैं। आज वर और वधू डैश सूत्र में बंधे हैं। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका मीनिंग भी बताया था। परिणय और प्रणय। प्रणय का मतलब होता है प्रेम, लव, प्यार। ठीक, परिणय का मतलब होता है विवाह। तो आज वर और वधू किस में बंधे हैं? परिणय सूत्र में। परिणय, नोट प्रणय। परिणय इसका सही आंसर है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन दे दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है, आपको इसको ठीक करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपको ठीक करना है। तारे आसमान में चमक रहे हैं। आसमान में नहीं, आसमान में, तो हमने नीचे इसको सही आंसर लिखा आसमान। राम ने शाम के अपेक्षा की। गलत है, ये अपेक्षा नहीं होता। राम ने, और ये के भी गलत लिखा है। आप इसके ये नहीं कि सिर्फ जो अंडरलाइन कर दिया आप उसी को ठीक करेंगे। राम ने शाम की उपेक्षा की, तो यहाँ पे क जो है, के जो है, इसको हम की में बदल देंगे और अपेक्षा को हम उपेक्षा में चेंज कर देंगे। उपेक्षा की मतलब उसका अनिरादर किया, उसका अपमान किया। आज ठंडा अनल बह रहा है। ये क्या हुआ भाई? आज ठंडा नल बह रहा है, सुनने में तो ऐसे लगेगा कोई, नहीं, मैं गलत शब्द नहीं बोलूँगी। बाकी बिहारियों की लैंग्वेज कुछ इस तरह से होती है। अगर आपने कहीं देखा हो, बिहार की साइड आप कभी गए हो, मैं गई हूँ, वहाँ पे इसी तरह से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं बोलने में। तो आज ठंडा अनल नहीं बह रहा, आज ठंडी अनल बह रही है, ये इसका सही आंसर होगा। विजय और राधा विद्यालय गए। अब यहाँ पे देखो, और को इन्होंने अंडरलाइन किया है और इसमें डबल मतलब कि बड़े ओ की मात्रा आएगी, ना कि छोटे ओ की मात्रा। तो यहाँ पे विजय और राधा विद्यालय गए। हमें दिनों की सहायता करनी चाहिए। दिनों की सहायता नहीं होती बेटा, दीनों की। दीन मतलब गरीब। तो ये देखा आपने, छोटी छोटी सी मिस्टेक, दिन दिन बोलने में एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग दोनों के बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि समभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, उनके मीनिंग कैसे होते हैं। और हाँ, जब आपके पास एक पेपर में आएंगे तो आप इसको ये नहीं कि खाली एक लिखेंगे, आप उसके साथ उसका दूसरा शब्द भी उसका ज़रूर लिखना है आपको। जैसे अनल, अनिल, तो आप खाली अनल लिख के नहीं छोड़ेंगे, अनिल भी साथ में लिखेंगे और साथ में उनके मीनिंग्स ज़रूर लिखने हैं। उनके बिना वो आंसर अधूरा है आपका। जब भी आप लिखेंगे, दोनों शब्द लिखेंगे, दोनों वर्ड साथ में डालेंगे और उनके मीनिंग भी साथ में डालेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। आप अच्छे से पढ़ो और खूब अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लाओ, हर पेपर में आप तरक्की करो, यही मेरी आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। बाय बाय।